एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं हूं मोहम्मद खालिद और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की गणित। कक्षा 7 की गणित में हम लोगों ने इकाई 4 को अभी भी कंप्लीट किया है। इकाई 4 के सारे वीडियोस हमने डाल दिए हैं और ये पूरा इकाई 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इकाई 5। ये जो 5वां चैप्टर है आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ये जो 5वां चैप्टर है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, लेकिन आपको बहुत धैर्यपूर्वक बहुत धीरे धीरे एक एक चैप्टर को हम समझाएंगे। और यकीन मानिए ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना अच्छा है कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए ज्यामिति की एक तरह से आधारशिला है। ये जो एक्सरसाइज 5 है या जो ये जो अभ्यास 5 है, इसमें बच्चों त्रिभुज के बारे में बताया गया है। ये जो त्रिभुज होता है ये क्या होता है और इससे संबंधित क्या क्या प्रगुण होते हैं और इसके ऊपर आधारित बहुत सारे कैलकुलेशन और बहुत सारी रचनाएं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ लीजिए कि त्रिभुज को बहुत अच्छी तरीके से विस्तार में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, कक्षा 6 में हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज जो होता है वो 3 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति होती है, उसमें 3 भुजाएं होती हैं। पारिभाषिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि 3 रेखा खंडों से बनी हुई एक बंद आकृति, जैसे 3 रेखा खंड हैं, इनसे बनी हुई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं होती हैं इसीलिए इसका नाम त्रिभुज पड़ा। 1 2 3 भुजाएं हैं इसीलिए इसको त्रिभुज नाम इसका पड़ा। अब देखिए जो त्रिभुज होता है इसमें 3 भुजाएं हैं और साथ ही साथ 3 शीर्ष भी हैं। ये जो कोने होते हैं त्रिभुज के, इसको हम शीर्ष कहते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें 3 कोण भी होते हैं, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया। ठीक है, तो देखिए ये जो त्रिभुज होते हैं इनको हम 2 प्रकार से इनका विभाजन कर सकते हैं। एक भुजाओं के आधार पर किया जाता है और एक कोणों के आधार पर किया जाता है। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज का विभाजन किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। तो देखिए आइए हम लोग देख लेते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का ये सिंबल बना सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे छोटा सा त्रिभुज बना दीजिए, ये त्रिभुज का प्रतीक कहलाता है। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ये कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज जो होता है एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें ये ऐसे निशान लगा दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि ये बराबर की भुजाएं हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। ये बनाया हमने, ये बनाया हमने। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये कुछ अलग है, ये मान लिया 6 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ऐसा त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसी तरह से एक और होता है, उसको हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि जिसकी 3 भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे एक भुजा ऐसे बना दी और ये एक इतनी बड़ी है और ये ऐसे है और ये तीनों अलग अलग नाप की हैं। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये हुई 10 सेंटीमीटर, ये मान लो 12 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से कुछ भी हो सकती है। तो ये इसमें 3 निशान बना दिए। इस तरह से निशान बनाने से हम ये प्रदर्शित करते हैं कि ये और ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये त्रिभुज जो होते हैं भुजाओं के आधार पर ये त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से अगर जो कोणों के आधार पर देखा जाए तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के ही होते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम।
देखिए कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार या त्रिभुज का वर्गीकरण, कुछ भी लिख सकते हैं, त्रिभुज के प्रकार। देखिए पहला त्रिभुज होता है कोणों के आधार पर, उसको कहते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे, तीनों के तीनों न्यून होंगे, मतलब छोटे होंगे। कितने से छोटे होंगे? 90 अंश से छोटे होंगे। देखिए ये कोण और ये कोण, यदि तीनों में से कोई भी कोण 90 अंश से बड़ा नहीं है, उससे छोटा ही है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि ये हमने बना दिया, ये मान लो हमने बनाया 40 अंश का या 70 अंश का, और ये 60 अंश का, और ये हमने लिख दिया 50 अंश का। तो 7 6 13 5 180 अंश, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा आप लोगों ने कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा। तो हमने एक उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया 70 60 और 50। नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, चित्र में ऐसा दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक दूसरा त्रिभुज होता है जिसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण जैसा कि नाम से ही लग रहा है, उसमें का कोई भी एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। जैसे कि ऐसे हमने बना दिया, ये वाला हमने बना दिया 130 अंश का, ये मान लो बना दिया हमने 40 अंश का। तो 4 3 7 130 और 40 170, और ये मान लो हो गया 10 अंश का। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज ये हो गया। बहरहाल एक कोण ऐसा होना चाहिए जो 90 अंश से बड़ा हो। ठीक है, चलिए इसी तरह से ये जो तीसरा त्रिभुज होता है, तीसरे प्रकार का, उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज होता है ये क्या होता है? इसमें त्रिभुज में, ऐसे त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जैसे ये वाला कोण 90 अंश का, देखिए इसमें चाहे 90 अंश लिख दें, चाहे एक चौकोर टाइप का निशान बना दिया जाता है जिसको हम समझेंगे कि ये 90 अंश का है। ये मान लो 50 अंश का है, और ये मान लो 40 अंश का है, तो ये 90 अंश का है। ठीक है, अगर जो हमने ये चौकोर बना दिया है तो ये 90 अंश लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि ये 90 अंश ही लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर जो ऐसे निशान लगा करके, देखो ऐसे निशान लगा करके 90 अंश लिख दिया तो भी ठीक है। और अगर जो हम ये दो चीज़ें ना करना चाहें, इनके स्थान पर हमने सिर्फ ये लगा दिया, ऐसे निशान लगा दिया, देखो ऐसे, इसका मतलब यह है कि ये 90 अंश का है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार से कोणों के आधार पर, किस आधार पर? कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिभुज का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये जो समकोण त्रिभुज होता है ये ऐसे बनता है, अभी हमने आपको बताया था, ऐसे एक भुजा बना दीजिए और इसके 90 अंश का कोण बनाते हुए एक अन्य भुजा बनाइए और इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है। अगर जो आप 90 अंश ऊपर बना दें, इस प्रकार से बना दें ऐसे, तो भी ये समकोण त्रिभुज ही है। कैसे भी बना दीजिए, ये चाहे जिधर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें कुछ खास चीज़ होती है। देखिए क्या खास चीज़ होती है, हम बताते हैं। ये जो सबसे बड़ी भुजा एक होगी वो हमेशा 90 अंश के कोण के सामने की होगी। याद रखिएगा, जिधर 90 अंश बनता है उसके जस्ट सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, और उसको हम नाम देते हैं कर्ण। उसको क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, और ये जो शेष 2 भुजाएं होती हैं, इनमें से जो सीधी ऊपर को जा रही होगी उसको हम कह देते हैं लंब, और ये जो नीचे होती है उसको हम कह देते हैं आधार। उसको क्या कह देते हैं? आधार। लेकिन ये जो लंब और आधार होता है ये फिक्स नाम नहीं है कि हमेशा आप इस भुजा को लंब ही कहेंगे। अब मान लीजिए कि त्रिभुज ऐसे है, सपोज कीजिए कि ऐसे है, अब आप किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे? तो इसमें आप जो है
कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको हमेशा लंब ही कहें। अगर जो त्रिभुज इस तरह का होता है, सीधी सीधी लाइन होती है, तभी हम इसको लंब कहेंगे। अब देखिए लंब और आधार कौन सा होता है। अगर जब हम इस कोण की बात करें तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, तब हम इसको लंब कहेंगे। अगर जो इस कोण की बात करेंगे तो हम इसको लंब कहेंगे, समझिएगा, ठीक है। इस कोण की बात करें तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी, इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी। बहरहाल हमको लंब और आधार के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, सिर्फ हमको ये समझ लेना है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो शेष दो भुजाएं होती हैं उनमें से एक को लंब कह सकते हैं, एक को आधार कह सकते हैं। अगर जो सीधा सीधा खड़ी भुजा हमको कोई दिख रही है तो उसी को लंब कहेंगे और नीचे वाली क्षैतिज भुजा को आधार कहेंगे। और ज़्यादा डिटेल से अभी आपके कोर्स में इतना ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक। चलिए ये बात हो गई समकोण त्रिभुज के बारे में। अब देखिए जो खास बात हम लोगों को समझनी है वो क्या है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस का सूत्र। ये क्या चीज़ है समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस ये क्या है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है। ये यूनान के रहने वाले थे, ये बहुत ही महान दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे। इनका नाम पाइथागोरस है और उन्होंने एक फार्मूला बताया, एक तरीका बताया उन्होंने जो समकोण त्रिभुज से संबंधित था। अभी हम आपको बताएंगे। तो वो तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, बहुत ज़्यादा उपयोगी था, इसीलिए उस सूत्र का नाम ही जो है इनके नाम के आधार पर रख दिया गया। उसी सूत्र को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। अब ये यूनान के रहने वाले थे तो और इनका जो है बहुत ज़्यादा यूनान में जलवा था और बहुत ही महान जो है ये गणितज्ञ थे। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सूत्र हमारे भारत के जो है एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था बौधायन। उन्होंने भी इसी से मिलता जुलता इसी तरह का फार्मूला उन्होंने बताया था। तो दोनों फार्मूला सेम थे, लेकिन बौधायन ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए और ये जो हमारे यूनान के गणितज्ञ जो पाइथागोरस थे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और इंटरनेशनल लेवल पर इन्हीं के नाम से इस सूत्र को जाना जाता है। बौधायन के नाम से जो है बहुत कम लोग जानते हैं, हम लोग केवल भारत में ही इनको समझते हैं, ठीक है। चलिए खैर हम लोग ज़्यादा इतिहास में नहीं जाते हैं, इतिहास को फिर कभी पढ़ लेंगे। और हम लोग आज बात करते हैं कि इन्होंने बताया क्या था, आखिर इसको समझिएगा, ठीक है। इन्होंने एक बात ऐसी बताई थी कि जो बहुत ही उपयोगी थी। उन्होंने क्या बताया था कि अगर जो हमें एक समकोण त्रिभुज में ये लंब की लंबाई मालूम है कि कितनी है और आधार की लंबाई भी मालूम है कितनी है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये कर्ण की लंबाई कितनी होगी। एक कैलकुलेशन करके एक बता सकते हैं कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो वास्तव में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। जैसे एक कमरा है, उसकी फर्श है एक, तो उसमें जो फर्श है उसकी एक तरफ की साइड मालूम है, दूसरी साइड मालूम है, तो इस कोने से उस कोने तक की दूरी कितनी होगी। तो ये हम अगर जो कैलकुलेशन से निकाल लें, बिना नापे निकाल लें, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इस आधार पर जो है इस प्रमेय का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। तो ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए चलिए हम लोग जो है सीधे सीधे प्रमेय को पढ़ते हैं कि प्रमेय होती क्या है। देखिए पाइथागोरस ने एक चीज़ ये बताई, उन्होंने ये बताया कि ये जो कर्ण होता है इसका वर्ग, समझिएगा, कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये जो फार्मूला उन्होंने बताया इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मतलब उन्होंने बताया कि कर्ण का लंब कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग ये लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लेकिन ये समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई होगा, ये भी आप याद रखिए। हर एक त्रिभुज में आप ये फार्मूला नहीं फिट कर सकते, ठीक है। ये फार्मूला जो लगेगा वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो है इस सूत्र को आप दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं। अगर जो हमको ये
डिसाइड नहीं हो रहा है कि हम कर्ण किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 90 अंश के सामने वाली ये भुजा तो कर्ण कहलाएगी ही, ठीक है। ये शेष दो भुजाएं भी कह सकते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे त्रिभुज के लिए जिसमें हमें पता नहीं ये लंब है कि ये वाला है। अगर जो ऐसा कुछ होता है त्रिभुज तो हम उसमें कहेंगे कि पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं में से शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। समझिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, अब वो जितनी भी हो उसके बराबर होगा। इस सूत्र का उपयोग करके अगर जो हमें कर्ण और लंब मालूम है तो आधार निकाल सकते हैं, लंब आधार मालूम है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण आधार मालूम है तो लंब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज दी हुई है इसको हम लोग करेंगे। ये देखते हैं किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न। ये जो पहला प्रश्न है इसमें एक चित्र दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये जो दिया हुआ चित्र है इसमें कोण बी समकोण त्रिभुज है। ये जो कोण बी इसमें दिया हुआ है ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। भुजा सी ए की माप बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका हल हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि कोण बी एक समकोण त्रिभुज है और भुजा सी ए की माप हमें बतानी है। तो हम लोगों ने अभी पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, तो इस प्रमेय के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। हालांकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं आप लिखें। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। अगर जो आप कर्ण स्क्वायर ना लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा आकृति में देखिए क्या दी हुई है, ए सी या सी ए दी हुई है, तो हमने लिखा सी ए का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना चित्र में देख लीजिए, लंब मतलब जो खड़ी भुजा है वो ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी, तो हमने लिखा बी सी का स्क्वायर। ऐसे फिट कर दिया पाइथागोरस प्रमेय इसमें। अब हमें सी ए की लंबाई तो निकालनी है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया सी ए स्क्वायर। ए बी की लंबाई उसमें दी हुई है, कितनी दी है 6, हमने लिखा 6 का स्क्वायर मतलब 6 की घात 2 प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। इसको जोड़ दीजिए, 36 और 64 जोड़िए तो ये हो गया 100। इधर क्या लिखा है देखिए सी ए स्क्वायर, इधर क्या है सी ए स्क्वायर बराबर 100। आप चाहें तो बार बार लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार भी लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, शुरू में लिखिए फिर आखिरी में लिख दीजिए। 100 जो होता है ये कितने का वर्ग होता है, घात रूप में लिखें या वर्ग रूप में इसको लिखें तो क्या होता है, ये 10 का वर्ग होता है 100। 100 का मतलब 10 की घात 2। अब इधर भी घात 2 है, इधर भी घात 2 है। आप घातों को काट भी सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं कि तुलना कर दीजिए। ना काटे तो आप ऐसे भी लिख दीजिए सी ए बराबर घाते छोड़ दीजिए दोनों तरफ की, या आप चाहें तो ऐसे कट भी निशान लगा सकते हैं। सी ए बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये सी ए आ गया 10 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर है। तो हमारा विकल्प सेकंड सही होगा, हम इसमें लिख देंगे विकल्प सेकंड सही है, विकल्प सेकंड सही है। बस ये उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, चलिए इसको हल करते हैं। ये जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये जो दी हुई आकृति है इसमें कोण ए समकोण है। ए जो ऊपर वाला कोण है ये समकोण है, तो ए बी की माप होगी। जो साइड वाली भुजा ए बी दी हुई है हमें इसकी माप निकालनी है कि कितनी होगी। चलिए बाकी दो भुजाएं दी है, तो यहाँ पर देखिए लंब और आधार हम नहीं कह सकते कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है, इसलिए सीधे सीधे हम किसी को भी एक लंब मान लेंगे, किसी को भी आधार मान लीजिए। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। अब इसमें लंब और आधार हम लिखेंगे ही नहीं, कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब बी सी का वर्ग, ये जो भुजा बी सी है इसका वर्ग कर दीजिए। बी सी का वर्ग किसके बराबर होगा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। मतलब पहली भुजा क्या है ए बी मान लिया, ए बी का वर्ग प्लस दूसरी भुजा क्या है ए सी या सी ए इसका वर्ग।
ठीक, ऐसे हमने लिख दिया। सबसे बड़ी भुजा इधर ही रहनी चाहिए और उसके बाद दो छोटी भुजा में से पहली भुजा का वर्ग लिख दीजिए प्लस दूसरी भुजा का वर्ग लिख दीजिए। बस आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बी सी मतलब कितना दिया है, देखिए 13, इसमें दिया है 13 का वर्ग, हमने लिख दिया। और ए बी कितना है ये हमको निकालना है, ये हमको नहीं पता कि कितनी है। और ए सी कितना है, ए सी है 12, तो हमने लिख दिया 12 का वर्ग। ठीक है, देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 13 को 13 से गुणा करिए, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169 आएगा, लिख दिया हमने। ए बी स्क्वायर हमें नहीं पता कितना होगा, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 को 12 से गुणा करो, 12 12 में 144 होता है, हमको याद है, लेकिन आपको नहीं याद हो तो आप गुणा कर सकते हैं, 12 को 12 से गुणा कर लीजिए, 144 आएगा। 144 को इधर लाके पक्षांतर कर लो तो 169 में से 144 घट जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए बी का वर्ग। 169 में से 144 को घटा दीजिए तो ये आएगा 25, 25 बराबर ए बी का वर्ग। ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। दोनों वर्ग कट गए तो ए बी आ गया 5, और जो मात्रक था वो मात्रक लिख दीजिए, सेंटीमीटर में दिया है इसलिए ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है देख लीजिए, विकल्प का मिलान कर लीजिए, हम लिख देंगे विकल्प थर्ड सही है। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यह कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इस तरह की 4 आकृतियां दी हुई हैं। ठीक है, ये 4 आकृतियां दी हुई हैं और उनके सामने दिया हुआ है कि 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर खाली जगह छुटी हुई है। इसी तरह से अन्य आकृतियों में भी है। चलिए देखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी हमें ये देखना होगा। तो 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, इसी को हम कहेंगे कर्ण का वर्ग। ये जो कर्ण का वर्ग होता है ये शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर के बराबर होगा। तो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इधर भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर को उधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर के, ये हमने भर दिया। इसी तरह से ये जो सेकंड नंबर दिया हुआ है इसमें भी a का वर्ग किसके बराबर होगा, इन 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के, मतलब 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो हमने लिखा 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यहाँ पर ये लिख दिया। इसी तरह से ये वाला जो होता है ये देखिए दिया हुआ है, ये आधार दिया हुआ है p, लंब दिया है 7 और कर्ण दिया है 13। तो यहाँ पर 13 का वर्ग बराबर होगा 7 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के। उसके बाद 7 स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो बराबर p स्क्वायर के आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें भरा जाएगा p का वर्ग। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ी भुजा 10 है, तो 10 का वर्ग बराबर होगा 8 का वर्ग प्लस y का वर्ग। तो 8 का वर्ग उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 10 के वर्ग में से घट जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे विकल्प हमने भर दिए। प्रश्न नंबर 4, ये जो प्रश्न नंबर 4 है ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ABC समकोण है। ठीक है, ये जो कोण B दिया हुआ है ये समकोण है। जैसे मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं जो किताब में दिया हुआ है ऐसे। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कोण B दिया हुआ है, ये कह रहा है ये समकोण है, इसमें ऐसे बना हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये हमने लिखा 7, ये A है और ये है C। यहाँ पे देखिए ये भुजा दी हुई है 24 और ये भुजा दी हुई है 7। देखिए प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है यदि AB 7 सेंटीमीटर, AB कितनी दी है 7 सेंटीमीटर और BC दी है 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई निकालनी है CA की। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है इसको हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, कर्ण स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC या CA का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब में दिया हुआ है AB कितना है 7। अच्छा चलिए पहले हमने AB लिख दिया प्लस आधार कितना है BC लिख दिया, इतने का स्क्वायर। देखिए CA हमको नहीं मालूम है, AB हमको मालूम है 7 तो हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर। BC हमको मालूम है 24 तो हमने लिख दिया 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 को 24 से गुणा कर लीजिए
तो ये आ जाएगा 576। ठीक है, 576, 49 को जोड़ दीजिए, 9 6 15 का 5, 80 लगा 1, 7 4 11 12 का 2, 80 लगा 1, 625। इसका जोड़ हो गया 625। अगर जो हम 625 के गुणनखंड करें तो हमको याद है कि 625 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम लोग। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटा 25 आए, फिर 5 से काटा 5, फिर ऐसे आए। ठीक है, तो ये जो 625 होता है इसको हम लिख सकते हैं 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसमें 2 के जोड़े बना देंगे अगर जो हम, तो इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 25। इसका मतलब ये जो 625 होता है ये 25 का वर्ग होता है। ठीक है, ये हम लोग अभी पिछले घातांक वाले में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो 625 को हम लिख सकते हैं 25 का वर्ग। ठीक है, ये हुआ CA² या CA का वर्ग। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो CA बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो 25 सेंटीमीटर CA हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। ये जो प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है इसमें कह रहा है आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें विकर्ण, देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये कर्ण शब्द, कर्ण, और अब इसमें किताब में लिखा हुआ है विकर्ण। तो इसमें कर्ण और विकर्ण में क्या फ़र्क है? देखिए, अगर जो एक त्रिभुज होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, तो इसमें इधर से कोई बंद आकृति नहीं है, इसलिए हम इसको कर्ण कह देते हैं। और अगर जो यही आयत होता ऐसे, तो इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, ये बीच की भुजा है, इसलिए इसको हम विकर्ण कह देते हैं। है एक ही चीज़, लेकिन अगर जो बंद आकृति है और उसमें ये बीचों बीच की लाइन ऐसे पूछी जाती है या इधर की पूछी जाती है, तो इसको हम विकर्ण कहते हैं। और अगर जो एक खुली आकृति होती है, जैसे त्रिभुज है इधर का, तो ये वाली पूछी जाती है, तो इसको हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, और कोई बात नहीं है, वो एक ही बात है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद हमें करना क्या है समझिएगा। ये कह रहा है कि हमें इसकी लंबाई निकालनी है BC की, हमें ये वाली लंबाई बतानी है कितनी होगी। तो चूंकि ये एक आयत है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज जरूर होगा, क्योंकि आयत के जो सिरे होते हैं या शीर्ष होते हैं उन सभी के ऊपर 90 अंश का कोण बनना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये कोण भी 90 अंश का होगा। तो हम ये जो त्रिभुज ABC अगर जो हम इतना सेलेक्ट करें, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं, ये प्रश्न नंबर 5 है, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण की बजाय इसमें क्या लिख देंगे? विकर्ण। कोई बात नहीं, विकर्ण का वर्ग बराबर किसके होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और लंब और आधार भी इसमें कहना उचित नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम इसको पूरा ही मिटा देते हैं। और इसको हम, क्योंकि आयत की जो भुजाएं होती हैं उसमें लंब और आधार हम इसमें प्रायः नहीं कहते, लंब और आधार हम त्रिभुज में कहते हैं, इसमें नहीं कहते, इसलिए हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर, मतलब ये विकर्ण का स्क्वायर। लेकिन दिमाग में रखेंगे कि वही त्रिभुज वाला हम अप्लाई कर रहे हैं। बराबर किसके होगा? AB स्क्वायर, नीचे वाली भुजा का वर्ग, प्लस BC स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय को हमने इसमें फिट कर दिया। तो AC कितना है? 20, 20 का वर्ग बराबर AB कितना है? ध्यान दीजिएगा, AB है 16, तो 16 का वर्ग प्लस BC कितना है? BC हमें नहीं मालूम, निकालना है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो 20 का वर्ग कितना होता है? 20 को 20 से गुणा करिए तो ये आ जाएगा 400, 16 को 16 से गुणा करिए तो ये आ जाएगा 256, प्लस BC का वर्ग। देखिए, बेहतर ये है कि आप 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कहीं कॉपी पे लिख लीजिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे जो है 30 तक के याद कर लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए। ये 400 है, 256 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, ये 256 पक्षांतर हो गया। इधर बचा क्या? BC का वर्ग। 400 में से 256 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा 144 बराबर BC का वर्ग। 144 कितने का वर्ग होता है?
अब ये हमको वर्ग बनाना है। अगर जो याद हो तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, नहीं याद है तो गुणनखंड करके आपको बनाना पड़ेगा। देखिए हमने इसके गुणनखंड किया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 तियां 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए 18, फिर 2 से काटिए 9, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। ऐसे 2 के अगर जो हम जोड़े बना लें तो हम लिख सकते हैं 144 बराबर 2, सब में से एक ले लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 और इसका वर्ग। ठीक है, 2 दूनी 4 तियां 12, 12 का वर्ग, सॉरी 144 है 12 का वर्ग। तो यहाँ पर 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का वर्ग बराबर BC स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से छोड़ दीजिए या काट दीजिए, तो BC बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया, यही हमको निकालना था। इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।